नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारक शुक्राचार्य के संबंध में। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है उनमें से एक नाम निश्चित रूप से शुक्राचार्य है, जिन्हें शुक्र के नाम से ख्याति प्राप्त है। शुक्र नीतिसार शुक्र का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। शुक्र नीति के रचना काल के संबंध में हालांकि विद्वानों में गहरा मतभेद है। अपनी विषय वस्तु और विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। राजेंद्राल मित्र तथा डॉक्टर घोषाल ने इसकी रचना 12वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य की मानी है। शुक्र नीति में 4 अध्याय एवं 2200 श्लोक हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के प्रसंग में सप्तांग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त रही है और शुक्र नीति सार में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। शुक्र के अनुसार राज्य के ही 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग एवं सेना। शुक्र नीति की विशेष बात यह है कि सावयव सिद्धांत को अपनाते हुए एक स्थान पर राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हुए इन 7 अंगों को राज्य रूपी मानव शरीर के अंग बताया गया है। इन 7 अंगों में राजा प्रधान है और उसकी स्थिति मस्तक के समान है। मंत्री आँखें, मित्र कान, कोश मुख, सेना मन, दुर्ग दोनों हाथ और राष्ट्र राज्य रूपी शरीर के पैर हैं। राज्य के संबंध में सावयव धारणा को अपनाते हुए ही शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर राज्य की तुलना वृक्ष से भी की गई है। राज्य रूपी इस वृक्ष का मूल राजा होता है। मंत्री स्कंद ये डालें हैं, सेनापति वृक्ष शाखाएं और सेना पल्लव है। प्रजा फूल, पृथ्वी भाग फल तथा भूमि बीज है। प्रकार सावयव सिद्धांत के आधार पर शुक्र राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के साथ ही उसके महत्व को दर्शाते हैं। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति की कोई निश्चित विवेचना नहीं की गई है, किंतु यह विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि राज्य एक स्वाभाविक एवं अनिवार्य संस्था है। शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। इस संसार के अभ्युदय का आधार राज्य ही है। इस प्रसंग में राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए विचार व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। शुक्र राज्य को प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं वरन नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी मानते हैं। ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय शक्ति के प्रयोग को तभी उचित या वैध समझा जा सकता है जबकि शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और चेष्टावान। शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र को अति व्यापक माना गया है। समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्यक्षेत्र नहीं, सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह, नैतिक कल्याण भी राज्य का ही दायित्व है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख भी किया गया है: दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूलना, शत्रुओं का माल मर्दन करना तथा भूमि का निरंतर अर्जन करते रहना। शुक्र का यह विचार है कि राजा के द्वारा अपने समस्त प्रजाजन को धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में सभी प्रकार की सहायता की जानी चाहिए। शुक्र के अनुसार राजा के प्रमुख कार्य क्षेत्र ये हैं, जैसे प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना ही है। राजा से अपेक्षा की गई है वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग के द्वारा दुष्टों का दमन करे और सभी भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करे। इसके साथ ही राज्य सीमित कार्यक्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। उसने राजा को परामर्श दिया है कि प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनाएं, असहाय जनता का उदारतापूर्वक पालन करे और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुंचाए।
मनु, कौटिल्य आदि प्राचीन विचारक भी राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में ही विश्वास करते रहे हैं। शुक्र ने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया है, जैसे वह कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, मठ, धर्मशालाओं आदि का व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। मंदिर बनवाए जाएंगे, उद्यान बनाने की निःशुल्क भूमि, राज्य के कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाया जाना चाहिए तथा विभिन्न वस्तुओं के लिए बाजारों की व्यवस्था भी कराना राज्य का ही दायित्व है। इसके साथ ही शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना है। इस दृष्टि से शासन से अपेक्षा की गई है कि वह ग्रामों और नगरों में वृक्ष लगवाए, उनके पोषण के लिए खाद एवं जल की नियमित व्यवस्था भी करे। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंधन को भी राज्य का एक आवश्यक दायित्व मानता है। शुक्र नीति में इस बात का प्रतिपादन भी किया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन राज्य का दायित्व है। संतुष्ट राज्य कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं, इस बात का अनुभव करते हुए शुक्र ने प्रशासन के आंतरिक पक्षों, कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश, पेंशन आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति अपनाने की अपेक्षा की गई है। संभवतः शुक्र इन विषयों की विस्तृत विवेचना करने वाले पहले विचारक हैं। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ, काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। उसने चेतावनी दी कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना है और शासक को एक ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिए है जिससे विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्ति को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। शासक का दायित्व है कि वह वेदों, स्मृतियों, पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों और अन्य विषय के विद्वानों, बुद्धिमान तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे तथा समस्त व्यवस्था में उन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान प्रदान करे। राज्य के सामाजिक दायित्वों का शुक्र ने मनु की भांति विस्तृत वर्णन तो नहीं किया, तथापि उन्होंने यह स्पष्ट अवश्य कर दिया कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का ही दायित्व है। शुक्र के अनुसार राज्य के लिए नैतिक और धार्मिक जीवन की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। इसके लिए राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए, जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, राज्य की आय का 1/4 भाग धान आदि पर व्यय होना चाहिए। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्ध और टकराव से बचा जाना चाहिए, लेकिन यदि राजा की सुरक्षा, प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना आवश्यक हो तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र की इस विवेचना के साथ ही शुक्र ने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य के द्वारा इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाना चाहिए और अपने सामर्थ्य में भी निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्यक्षेत्र से यह स्पष्ट है कि शुक्र राज्य के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र की धारणा में विश्वास करते हैं। शुक्र नीति में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वे प्रजा के कल्याण हेतु सभी संभव प्रयास करें। शुक्र ने पर्यावरण की रक्षा और उपभोक्ता के हितों की रक्षा को भी राज्य के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया है और इस बात से शुक्र के दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता स्पष्ट होती है। शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी निर्धारित किए हैं। इस प्रकार शुक्र का राज्य एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक विकास, बौद्धिक विकास एवं नैतिक उत्थान। धन्यवाद।